यस। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, एक मिनट में आपका इंट्रोडक्शन करा दूं, शमशाद आंटी, शमशाद मैम। तो आज हमारा ध्यान शमशाद मैम करा रहे हैं। शमशाद मैम अ, सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहीं रहते हैं आप। और आप पिछले ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 2 इयर्स ना मैम, 2 साल से लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। और आपका घर ही एक पिरामिड सेंटर है। और आप जो है मतलब सवेरे से लेकर रात तक ध्यान सिखा रहे हैं लोगों को। और लोगों के लाइफ में मिराक्युलस चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे, इससे सबसे पहला लाभ यही होता है, आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि जहां आपकी लाइफ फंसी हुई है, जहां आपकी गाड़ी फंसी हुई है, फिर वो रिलीज होती है। तो शमशाद मैम के पास एक और गॉड गिफ्ट है कि उनके साथ जो भी ध्यान करते हैं, तो धीरे से जो उनका एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं या जो हेल्थ इश्यूज हैं वो रिलीज होने लगते हैं। तो आप उसके जरिए बहुत सारे लोगों को फॉर फ्री, इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और इस कारवा में, इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्योंकि ध्यान सिखाया, अब वो लोग भी इंडिपेंडेंटली और लोग को ध्यान सिखा रहे हैं। तो उनके लाइफ में उनके बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हुए। उन उनका हेल्थ बहुत अच्छा हो गया और बेटर होता चला जा रहा है। और कॉन्फिडेंस बहुत राइज, मतलब बहुत सारी चीजें जो मैम खुद ही बताएंगे। तो आज पहले हम उनके साथ ध्यान कर लेते हैं। तो स्वागत है शमशाद मैम आपका। थैंक यू शेफाली जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पथरी जी बुक वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं शमशाद परवीन लैंड सेंटर से बिलोंग करती हूँ, सतना मध्य प्रदेश से। तो चलिए हम सब ध्यान करते हैं। सभी लोग पानी पी लें, चश्मे उतार दें। कमरे की लाइट मध्यम करना हो तो कर सकते हैं। तो खासन में बैठ जाएं। यदि चेयर पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर सकते हैं। फिंगर में फिंगर फंसा लें और अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी आती सांस जाती सांस पर ध्यान दें। सांस ही गुरु है और सांस ही हमें जीवन की उस अनंत यात्रा की ओर ले जाता है जिस पर्पस को लेकर के हम इस लाइफ में आए हुए हैं।
Last 1 minute. Thirty seconds. धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी को फील करें। अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर लाएं। बंद हथेलियों के पीछे अपनी आंखें खोल लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर से मुस्कान के साथ वापस आए और अपने आप को खूब सारा प्यार दें। आई लव माई सेल्फ, आई लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स। ओवर टू यू शेफाली जी। थैंक यू सो मच शमशाद मैम आज का ध्यान कंडक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग शमशाद मैम जो लव एंड लाइट सेंटर चलाते हैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और अगर हमें मन है तो हम मॉर्निंग मेडिटेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग मेडिटेशन भी है और नाइट मेडिटेशन भी है, और साथ में रोज रात को कोई ना कोई बुक का शेयरिंग होता है। तो हम सभी का उसमें स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है रुचिका जी को मैं इनवाइट करूंगी कि अब वो आगे शेयर करें। कल तक हमने इस बात को प्रारंभ किया कि हर व्यक्ति का त्रिक्षेत्र आयाम होता है, 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें से एक है क्रिया क्षेत्र या कर्म क्षेत्र, दूसरा है विचार क्षेत्र और तीसरा है वाक क्षेत्र। तो कल हम लोगों ने बेसिकली देखा विचार क्षेत्र, कि विचार क्षेत्र में हम कैसे पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। सभी से मैं कहूंगी कि अपने वीडियोस को ऑन करें, जिससे कि हम ब्लैक स्क्रीन के बजाय डायरेक्टली आपसे जुड़े, न कि ब्लैक स्क्रीन के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम वाक क्षेत्र में और आगे और भी बात करेंगे कि पत्री सर ने हमें क्या क्या बताया है। थोड़ा सा पहले कल के बारे में जान लेते हैं कि पत्री सर ने हमें कहा कि हमारा जो जीवन है, जो मानव जीवन है, वो 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। उसमें पहला क्षेत्र आता है हमारा विचार क्षेत्र, जहाँ पे हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हम जो चाहें वो सोच सकते हैं, और अगर हमने गलती से कुछ गलत भी सोच लिया तो उसके लिए हमें गिल्ट कॉन्शियसनेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे विचार क्षेत्र जो है वो एस्ट्रल प्रपंच है, उसने अभी रियलिटी नहीं ली है, वो सृजनात्मक है और अभी क्रियाशील नहीं है। जब तक वो क्रियाशील नहीं है तब तक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई वो अच्छे बुरे, क्योंकि जब एस्ट्रल प्रपंच में ना कोई चीज़ अच्छी है ना कोई बुरी है, ना वहाँ धर्म है ना अधर्म है, ना कोई नियमितताएं हैं ना कोई अनियमितताएं हैं। तो इसी पे एक एग्जाम्पल बतरीसा देते हुए कहते हैं कि सपोज आप मूवी देखने जाते हैं और उस मूवी में कोई एक्ट्रेस आपको पसंद आ जाती है या कोई एक्टर आपको पसंद आ जाता है,
और मन में आपने कल्पना कर ली, उसके साथ आप डांस कर रहे हो या व्हाटएवर जो भी आप सोचना चाहते इमेजिन करना चाहते हो। तो हमारे वेद कहते हैं ये सोचना भी आपका गलत है, लेकिन पत्री सर कहते हैं कुछ भी गलत नहीं है जब तक आप उसे सिर्फ सोच रहे हो, जब तक उसे फिजिकल रियलिटी में आप ऐसा कुछ स्टेप नहीं ले, जब तक उसे अपने कर्मों में नहीं लाते हो। तो आगे तो ये था हमारा विचार क्षेत्र जहाँ हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और पति सर कहते हैं इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे वो बताते हैं हमारा दूसरा क्षेत्र आता है जो कि है वाक क्षेत्र, सॉरी हाँ वाक क्षेत्र, लेकिन पत्री सर बोलते हैं वाक क्षेत्र से पहले हम थोड़ा सा कर्म क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा जो कर्म क्षेत्र होता है हम उसी वो हमारा कर्म क्षेत्र हमारे गुणों के अधीन होता है। जैसे हमारे गुण होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम कर्म करेंगे। पति सर ने बताया किस तरीके से इस सोल जर्नी में, इस जीवन मरण की यात्रा में एक आत्मा जन्म लेते लेते 4 गुणों से गुजरती है। जीवन के इस मनुष्य जीवन के जो स्टार्टिंग के 33% उनके जीवन होते हैं, उसके 33% जीवन में तमोगुण के प्रधान होते हैं, जिसमें उसमें थोड़ा सा आलस, कुछ ना करने की इच्छा, ऐसी उसके आंतरिक गुण होते हैं। कितनी बार हमने देखा है कि कोई हमें कुछ कहता है कि ये करो, या हमारे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या कहीं भी, लेकिन एक अंदर से इनर कॉलिंग आती है ना कि नहीं, मुझे सबने फोर्स तो किया लेकिन मेरा मन नहीं हुआ वो करने का। अब वो किसने रोका? मेरे आंतरिक गुणों ने मुझे रोक दिया कि नहीं, मेरा गुण तो वो है ही नहीं, मेरे गुण ने उस कर्म को करने से रोक लिया। तो पत्री सर कहते हैं कि आपके जो कर्म है ना, उस पे भी आपका जोर नहीं, मतलब उस पे भी आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपके गुण हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ही आपके कर्म हो जाते हैं। आप अपने गुणों के अधीन हो, उसमें भी आप स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो अपने गुणों के। तो उसमें बताते हैं कि हमारे जो इस यात्रा में 33% हमारे जन्म होते हैं तमोगुण में, 33% हमारे जन्म होते हैं रजोगुण में, और 33% हमारे जो जन्म होते हैं वो होते हैं हमारे सत्व गुण में। और लास्ट में हम पहुंचते हैं निर्गुण की स्थिति में, जब हम ध्यान प्रारंभ कर देते हैं, जब हम स्वयं को जानने लगते हैं, जब हम सबसे सुख दुख, अच्छा बुरा, क्रोध, अहंकार सबसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक मास्टर से मिली थी, वो थी आशा मैम, जो बीएसएसएम की एक मास्टर है। वो उनके हस्बैंड से हमेशा कहते हैं कि मुझे ना इस पृथ्वी में मेरा ज़्यादातर जीवन मेरा ध्यान में ही गुजरता है, और मुझे यहाँ मज़ा, मतलब ये दुनियावी चीज़ें मुझ पर कोई असर नहीं डालती, मुझे इस दुनियावी चीज़ों में मज़ा नहीं आता। मैं अधिकतर ध्यान में रहना पसंद करता हूँ और अधिकतर मेरा जीवन इसी चीज़ में चला जाता है और इसी चीज़ में मुझे मज़ा आता है। तो क्यों उनके साथ ऐसा है? क्योंकि वो निर्गुण की स्थिति में पहुँच गए हैं। अब उनका गुण उसी प्रकार से उनके कर्म करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। पति सर हमें यहाँ एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं, कहते जब आप तमोगुण में होते हो, अगर आपने कभी सोल प्लान के बारे में सुना है, ये तमोगुण में क्या होता है, हमारे अंदर आलस, थकान, कुछ न करने की इच्छा, निराशा, ये सब हमारे तामसिक गुण होते हैं।
अब हम कभी-कभार सोचते हैं ना, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। अब क्यों नहीं हो पाता? इसी कारण नहीं हो पाता कि अभी जो हमारे गुण हैं, आंतरिक गुण हैं, हमने उन पे काम नहीं किया है। हम एक जीवन को प्लान करके आते हैं। अगर सोल प्लान के बारे में अगर आपने सुना है कि हम एक जीवन की योजना बना के आते हैं, और जीवन की योजना में, एक जीवन में हम एक किसी हमारे जीवन की योजना में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक तो हमको कर्मा बैलेंस करना होता है, दूसरा हमें कुछ नए पाठ सीखने होते हैं। अब नए पाठ सीखने का मतलब क्या है? इन सारे गुणों पे विजय प्राप्त करना। जैसे हम आत्मा में शुरू-शुरू में क्या होंगी? थकान, मतलब आलसीपन। अब वो क्या करेगा? 2-4 जन्म लेगा, 5-6 जन्म सिर्फ़ एक गुण में ही विजय प्राप्त करने में। वो ऐसी परिस्थितियों को आत्मा प्लान करके आएगी कि किस तरीके से, हम कहते हैं ना, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ वो ऐसा बुरा क्यों कर रहा है? अब मेरे अंदर बहुत अहंकार है, वो कैसे टूटेगा? मैं क्या करूँगी? जब एक आत्मा के रूप में, जब आत्मा जब मनुष्य जीवन में आने के लिए प्लानिंग बनाती है, तो वो पहले डिसाइड करती है कि इस जन्म में उसे अपने कौन से गुण पे विजय प्राप्त करनी है, और उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करती है। अब हम लोग आपस में आत्माएँ क्या कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि तुम मुझे ना इस तरीके से परेशान करना, ताकि हर रोज़ मेरा अहंकार तोड़ना, हर रोज़, ताकि मैं उसको सीख सकूँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 जन्म, 2 जन्म, परिसर कहती है प्रोसेस बहुत धीरे है। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में, मतलब एक ही जन्म में आपका एक गुण बदल जाएगा। ये प्रोसेस कभी-कभी एक ही गुण को आपको बदलने में 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे गुणों में परिवर्तन होते जाते हैं। हम धीरे-धीरे 33% अप्रॉक्स 33, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 33% ही। वो कहते हैं लगभग हमारे 33% जीवन हमारे निकलते हैं हमारे तामसिक गुणों में, और फिर उन पे जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारी आगे की यात्रा चालू होती है। फिर हमारे राजसिक गुण होते हैं, जिसमें हमें विजय प्राप्त करनी होती है। हमारे नए लेसन्स बेचैनी, व्याकुलता, क्रोध, डर, अहंकार, और ऐसा नहीं ये पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। ये धीरे-धीरे, धीरे अलग-अलग जन्मों में हम धीरे-धीरे कम करते हुए चलते हैं, और आखिरी में जाकर जब हम निर्गुण स्थिति में पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें ना कोई ना हमें अच्छा, बुरा, इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बुद्धा थे, जैसे श्री कृष्णा थे, वहाँ जाके जब हम निर्गुण स्थिति में पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके हमारी फिर जीवन-मरण की यात्रा खत्म होती है। तो हमारे पति सर ने कहा कि जो हमारा कर्म क्षेत्र है, वो हमारे इन आंतरिक गुणों पर निर्भर करता है, और आप इन पे भी कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें आप अपने गुणों के अधीन हो। तो इसलिए पत्री सर कहते हैं कि आप ना हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, और वो हमें बताते हैं एक कहानी कि जब किसी वेश्या को लोग पत्थर मारना चालू कर रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आप में से पत्थर वही मारेगा जिसने कभी बुरे कृत्य नहीं किए हो, जिसने कभी किसी ने कोई बुरे काम नहीं किए। धीरे-धीरे करके पत्री सर कहते हैं, सबके हाथ अपने आप नीचे होने लगे। जब हम खुद को देखेंगे, अगर हम भी पता नहीं कौन-कौन से जन्मों में क्या-क्या करके आए हैं, क्योंकि हर सोल की एक जर्नी है, हर सोल इन चारों गुणों से गुजरती है। इसीलिए पत्री सर कहते हैं नो जजमेंट, किसी को भी जज मत करो। और आगे बोलते हैं कि आप इस कर्म क्षेत्र में, इसलिए आप अपने गुणों के अधीन हो, और इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो।
वो कहते हैं एक तीसरा क्षेत्र है आपका जो कि है वाक क्षेत्र। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप जहाँ पे आप काम कर सकते हो। लेकिन उसके पहले पत्री सर बताते हैं, यहाँ वो गीता का थोड़ा सा उठाते हुए, गीता का भाग उठाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण से अर्जुन को, जब अर्जुन बहुत दुखी हो रहे थे कि मैं कैसे अपनी भाइयों को, अपने पिता को या इन सब अपने गुरुओं को मैं उन पे कैसे वार करूं, तो वहां श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम जो ये कह रहे हो ये मेरे पिता मेरे गुरु, असल में तुम सत्य नहीं जानते हो। चलो मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। उन्हें पूरी पूरी गीता, पूरी भागवत गीता का सार पूरा दे देते हैं, लेकिन आखिरी में क्या बोल देते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु। वो पूरा ज्ञान तो उसे दे देते हैं, लेकिन आखिरी में कह देते हैं तुम करो वही जैसे तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी गुण तुम्हें कहते हैं। तो अपनी स्वगुणों के अनुसार, अपनी स्वधर्म के अनुसार जो तुम्हारी इच्छा है। तो एक मास्टर किस तरीके से कहता है कि हमें किसी के कर्मों में इंटरफेरेंस, ये हमें क्या सिखाते हैं कि किसी के कर्मों में हमें इंटरफेरेंस नहीं। अगर जैसे घरों में क्या होता है, मम्मी पापा अपने बच्चों को अगर कुछ गलत कर देते हैं या उनका कहना नहीं मानते तो वो दुखी हो जाते हैं। आप कितना प्रयास करते हो उन्हें बदलने की, ऐसा नहीं करो, ये नहीं किया करो, दुखी हो जाते हैं हम अंदर ही अंदर। मैं तो कितना अपने बच्चे को सिखा रही हूँ, पर वो तो बदल ही नहीं रहा है, मेरी सुनता ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि वो सोल अपनी जर्नी लेके आई है, वो उसके आंतरिक गुण जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगी, बिहेव करेंगे। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम बार बार उनमें इंटरफेरेंस करते रहते हैं। पत्री सर कहते हैं आप बच्चों को लाने का सिर्फ एक जरिया हो। ये मत सोचो कि वो आपकी पूरी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ एक जरिया हो उस आत्मा को जीवन में लाने का। आप 60 वर्ष तक उन पे ध्यान दो, बाकी का जीवन उनके आंतरिक गुणों के अकॉर्डिंग वो खुद ही अपने कृत्य करेंगे। अगर वो तामसिक गुणों में के उनके अभी तामसिक गुणों की प्रधानता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। इसके लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये एक जर्नी है, पार्ट ऑफ द लाइफ। तो वहीं आगे क्या बोलते हैं पटरी सर कि ये किसी श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के कर्मों में इंटरफेरेंस नहीं किया, उसे ज्ञान तो दे दिया लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसा करो। यहाँ पति सर कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान तो दिया अर्जुन को, लेकिन आगे वो कहते हैं फिर उसको उन्होंने ये भी कहा कि अपो दीपो भव, अब तुम अपना दीपक स्वयं ही जागृत करो। आगे वो कहते हैं उन्होंने ज्ञान ऐसा नहीं है कि अर्जुन बस को दिया, उन्होंने दुर्योधन को भी ज्ञान दिया था। लेकिन क्या दुर्योधन ने माना, नहीं माना। दुर्योधन ने अर्जुन के कहे अनुसार कृत्य किया, नहीं किया, क्योंकि वो अपने गुणों के अधीन था। जो उसके आंतरिक गुणों ने उसे करवा दिया वो उसने कर लिया। तो पत्री सर कहते हैं ये दोनों ही क्षेत्रों में किस तरीके से आप अपने गुणों के अधीन हो, अब वो कहते हैं कि मेरा कार्य मेरा दास नहीं है। मेरा जो भी कार्य है, लेकिन जो मेरा कार्य है वो मेरे गुणों का दास है। जिस प्रकार से मेरा गुण होगा उसके अकॉर्डिंग ही मेरे कृत्य होंगे।
और वह प्रकृति बहुत ही सहज है। हर किसी के कार्यकलाप उनके अपने अपने गुण संचय का दर्पण दिखाते हैं कि अभी वो उनके कौन से गुणों की प्रधानता है, आंतरिक गुण पे अभी कौन से जिन पे वो काम कर रहे हैं, उनके कार्यकलाप ये बताते हैं। अब पति से एक और कहानी बताते हैं। वो कहते हैं एक इस्लाम के धर्म संस्थापक मोहम्मद, वो क्या करते थे, एक युद्ध में शामिल थे जो कि चल रहा था आस्तिक और नास्तिक के बीच में। वो कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान जो मोहम्मद थे उनकी तलवार गिर गई नीचे। जब तलवार नीचे गिर गई तो जो नास्तिक थे वो तलवार उनके गले के पास लाके बोलते हैं, अब तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारा अल्लाह बचाएगा? क्योंकि वो जो मोहम्मद थे वो निर्गुण स्थिति में थे। वो बिना उससे डरे उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, मेरी मेरी रक्षा तो मेरा अल्लाह करेगा। तो वह नास्तिक उसकी निडरता को देखकर उसके हाथ क्या होते हैं, कपकपाने लगते हैं। और उसके हाथ से वो तलवार गिर जाती है। जैसे ही उसकी तलवार गिर जाती है और मोहम्मद क्या करते हैं, वो तलवार उठा लेते हैं और फिर उसके गले में रख के कहते हैं, अब तुम्हें कौन बचाएगा? मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचा लिया। इस कहानी के जरिए एक्चुअली पत्री सर हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे गुण काम करते हैं। अब जो मोहम्मद थे वो निर्गुण स्थिति में थे, उन्होंने बिना डरे उस स्थिति का सामना किया। लेकिन जो वो नास्तिक था वो तमोगुण में था, उसका डर उस पे हावी था, इसलिए उसकी तलवार गिर गई। तो किस तरीके से हमारे गुण हमारे कर्मों पे प्रभाव डालते, इसका छोटी सी कहानी के जरिए वो हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि चेष्टा क्षेत्र में हम अपने गुणों के दास हैं। चेष्टा क्षेत्र यानी कि हमारा कर्म क्षेत्र। यह गुण कहाँ से आता है? हमारे अनेकानेक गुणों का समुच्चय हमारा गुण है। ऐसा नहीं है कि गुण बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम एक एक गुण पे बहुत सारे जन्मों में काम करते हैं। कभी अहंकार पे, कभी अपने घमंड पे, कभी हमें करुणा का पाठ सीखना होता है। फिर उस वैसी परिस्थितियाँ हम अपने जीवन की योजना बना के आते हैं। फिर उसके हिसाब से हमारा जीवन होता है। उस जीवन में हम करुणा सीखते हैं, किसी जीवन में हम धैर्य सीखते हैं। तो वो पत्री सर कहते हैं ये जो गुण होते हैं वो धीरे-धीरे परिवर्तित होंगे और बहुत समय बाद छोटे-छोटे बदलाव से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बदलाव होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे बदलावों से, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में होगा। और जो बड़े बदलाव, ये छोटे-छोटे बदलाव जाके हमारे बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। क्या होगा, हम 2, 4, 5, 10 जन्म में धीरे-धीरे हमने छोटे-छोटे पार्ट में अपने गुस्से पर, अपने अहंकार पर, अपने घमंड पर, अपने आलस पर काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है पूरा 100% भी खत्म हो जाए। हो सकता है किसी जन्म में वो सिर्फ 2% कम हुआ और किसी जन्म में वो 10% भी कम हो जाए। वो एक जर्नी है, हर किसी की अलग-अलग जर्नी है। एकदम से बड़े बदलाव संभव नहीं है। लेकिन पत्री सर कहते हैं ये छोटे-छोटे बदलाव कहाँ पे संभव है? वहाँ से आता है हमारा वाक क्षेत्र। जो हमारे जीवन का दूसरा हिस्सा है। वो कहते हैं हमारा मानव जीवन 3 क्षेत्रों में बँटा है। एक था हमारा विचार क्षेत्र, जिस पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा है हमारा कर्म क्षेत्र, जिसे हम कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। और वहाँ हम अपने गुणों के अधीन हैं, वहाँ आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। अपने ऑटोमेटिक ही होगा। अगर कोई किसी के अंदर, वो बीके शिवानी कहती है ना
अधिकतर मैंने उनको सुना था, वो चीज़ें अब मुझे क्लियरली समझ में आती हैं, पहले तो मुझे नहीं समझ में आती थी लेकिन उतना क्लियरली नहीं, लेकिन अब समझ में आती हैं कि हमारे जो आंतरिक गुण होते हैं, किस तरीके से हम पे प्रभाव डालते हैं। अब वो कहते हैं कि जो ये हमारे अंदर छोटे-छोटे जो बदलाव हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं अपने वाक क्षेत्र पे। वाक क्षेत्र में हमें जो पूरा काम करना है, वो अपने वाक क्षेत्र पे कार्य करना है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मुंह के अंदर जो जाएगा वो मनुष्य को नष्ट नहीं करता है, मुंह से बाहर जो आएगा वो मनुष्य को नष्ट करता है। मैं इस बुक क्या कहते हैं सेशन की तैयारी कर रही थी। कल ही की एक वो बताती हूँ आपको घटना। मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं उसको पढ़ा रही थी अपने बच्चों को, तो मेरे साथ ना एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया, दीदी मेरी ना फ्रेंड ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया, कंपैरिजन कर दिया कि वो तुमसे ज़्यादा सुंदर दिखती है, और फिर उसका इम्पैक्ट मेरे पर ऐसा पड़ा कि मैं ना बहुत दुखी थी। फिर मेरे घर में बहुत मम्मी को आके मैंने बताया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया। मैंने कहा ये तो वाक क्षेत्र की बात कर रही है। उसकी फ्रेंड ने अनकॉन्शियसली उसे कुछ बोल दिया, उसके मुंह से जो शब्द निकल गए, किस तरीके का प्रभाव उस लड़की पे जाके पड़ा। वो पूरा दिन उस चीज से दुखी रही, भाई मैं सुंदर नहीं हूँ। वो पूरा दिन इस बात से परेशान रही, और ये ऐसा नॉर्मली हमारे साथ होता है। हर रोज हम किसी से कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि उसका कैसा किस पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम उस बारे में सोचते ही नहीं है। एक बुक है जिसमें 4 एग्रीमेंट, उसमें बताया गया है, उसमें कहानी ली गई है महात्मा गांधी और हिटलर की। कहते हैं दोनों की कन्विंसिंग पावर जो थी ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन दोनों ने काम क्या किए। महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने वाक क्षेत्र का इस्तेमाल करके भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। लेकिन हिटलर ने क्या किया अपने वाक क्षेत्र का इस्तेमाल करके, उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरों पर आक्रमण किए, लूटा, और इस तरीके से लोगों को एकत्रित किया। उसकी पावर थी उसके पास, उसका वाक क्षेत्र ऐसा था कि लोगों को कन्विंस कर सकता था, लेकिन उसका इस्तेमाल उसने इस तरीके से किया। तो यहाँ पत्री सर कहते हैं कि जो हमें सबसे बड़ा पार्ट है, जो हमें जिस पे काम करना है, वो है हमारा वाक क्षेत्र। आगे पत्री सर कहते हैं, वो कहते हैं हमारे वाक क्षेत्र में कुछ जगह गलतियां हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ ठीक करना है, कुछ ठीक नहीं करना है, कुछ असमर्थता है, कुछ समर्थता है, कुछ स्पष्टता है, कुछ स्पष्टता लोप भी है, कुछ शास्त्रीयता है, कुछ अशास्त्रीयता है, कुछ संदर्भ के अनुसार है, कुछ संदर्भ के अनुसार नहीं है। यानी कि पत्री सर कहते हैं हमारा वाक क्षेत्र क्यों, किस तरीके से काम कर सकते हैं वाक क्षेत्र में, बड़ी क्लैरिटी देते हुए कहते हैं कि इस पे करने के लिए ना अपने वाक क्षेत्र को, अपना ज्ञान बढ़ाओ। अब ज्ञान कैसे बढ़ाओ, आगे और वो बताते बहुत सारी चीजें। पति सर कहते हैं जहाँ सुधारने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां सुधारने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब वो बोलते हैं कि जो हमने अभी तक जाना, हमारा जीवन 3 क्षेत्रों का बना है, विचार क्षेत्र, वाक क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। अब वो कहते हैं पहले क्षेत्र के बारे में कि विचार क्षेत्र, जहाँ सुधारने की हमें आवश्यकता नहीं है, वहां हम सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचूं, बुरा नहीं सोचूं, बोलते उस
पे कोई काम मत करो, वहां सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां सुधर नहीं सकते वहां भी सुधारने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा कर्म क्षेत्र, हम वहां अपने गुणों के अधीन है। अब वो गुस्सा भरा हुआ है तो आप कितना भी खुद को रोकोगे वो तो असर दिखाएगा। फिर हम बोलते हैं मैंने यार कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं उस चीज नहीं, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस जन्म में ना सही दूसरे जन्म में। किसी का किस गुस्सा इतना भयानक होता है कि बड़े बड़े ब्लास्ट भी कर देते हैं, पर वो आत्मा धीरे धीरे अगले आगे के जन्मों में फिर उस गुण पे काम भी करती है। वैसी परिस्थितियां अपने जीवन में योजना बना के आती है। तो वही पत्री सर कहते हैं कि जहाँ सुधरने की आवश्यकता नहीं है वहां हम सुधार करते हैं, जहाँ सुधार नहीं सकते वहां भी सुधारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये दोनों ही अज्ञानता की चेष्टा है, दोनों ही अज्ञानता के काम, ज्ञान की चेष्टा नहीं है, ये आपके ज्ञान का काम नहीं है। अगर आप ज्ञानी होगे तो आप सबसे ज्यादा काम अपने वाक क्षेत्र पे करोगे। अब वो कहते हैं, लेते हैं कहानी, जब अर्जुन दुखी था कि मैं कैसे अपने भाई को मारूं, कैसे मैं अपने गुरु को मारूं, कैसे मैं पिता को मारूं, तो वहां पे श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। जिसे तुम अपना पिता कह रहे हो, माता कह रहे हो, जिसे तुम अपने भाई कह रहे हो, वो असल में तुम सच्चाई नहीं जानते, तुम्हें ज्ञान की कमी है। सच जानो कि असल में सच्चाई क्या है। वो कि जो इस जन्म में तुम्हारे माता पिता है या भाई हैं, वो किसी जन्म में हम किस तरीके से आत्माएं एक दूसरे से ज, रिश्ते बदल बदल के जन्म लेती हैं, उसे उन्हें ज्ञान देते हैं, उसके शब्दों को, उसका वाक क्षेत्र को चेंज करने के लिए। वो कहते हैं भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने कहा, कस्त्वम कोहम कुत आहत कामे जन्नी कोमे तात। कौन तुम्हारे पिता है, कौन तुम्हारी माता है, ये सब भ्रम है। जैसे जैसे आत्मा सो एक जैसे जैसे हम आत्मा की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो कितने सारे पत्री सर जैसे थे, शिफाली मैम ने बताया, पत्री सर कहते थे मेरे जीवन का संकल्प है सबको ध्यान करवाना। अब कोई उसमें मरता है जीता है, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? वो पहुंच चुके हैं निर्गुण की स्थिति में। उन्होंने स्वयं को आत्मा के रूप में देख लिया। उन्होंने ये भी जान लिया कि जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे मित्र हैं, ये सब भी आत्माएं हैं, इनकी भी एक जर्नी है। हम सब यहाँ पे आए हैं अपना एक काम पूरा करने के लिए, इसलिए उन पे कोई प्रभाव नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि जब आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, आपका वाक क्षेत्र कैसा होता जाएगा, सत्य बोलने लगोगे आप। तो आपके वाक क्षेत्र पे काम करने के लिए आपको अपनी अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। आगे पत्री सर कहते हैं कि अब हमारे वाक कैसा होना चाहिए, हमारा वाक, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। पति सर कहते हैं हमारे वाक सत्य वाक होने चाहिए, शास्त्रीय प्रवृत्ति के अनुसार वाक होने चाहिए, बुद्धि रहित वाक होने चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर वाले वाक होने चाहिए। शास्त्रीय प्रवृत्ति के वाक नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वह निंदनीय, तिरस्कृत, परित्याग करने लायक होगी। कल मैं देख रही थी एक न्यूज जिसमें शायद आलिया भट्ट के हस्बैंड रणबीर कपूर को कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि अरेस्ट करने का, पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। उसका रीजन देख रही थी तो उसने किसी पार्टी में ड्रिंक करके और क्या कह दिया, ड्रिंक करते टाइम जय माता दी कह दिया, और उस धर्म के लोगों ने कहा ये तो
हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, उन पे केस कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, वाक क्षेत्र, उसने बिना सोचे समझे बोल दिया। अब उसका असर क्या हुआ हमारे जीवन में, कि या हमारा वाक क्षेत्र इतना स्ट्रांग है कि अगर हम मुंह से कुछ गलत बोल देते हैं तो ऐसे भी चीजें हो जाते हैं। हम लोग हर रोज कितने केस देखते हैं कि वो बोलते, उन्होंने, हम किसी ने, इस फिल्म स्टार ने कोई ऐसा गाना बना दिया जिसमें कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको लगता है कि हमारे धर्म के हिसाब से गलत बोल दिया, और फिर उन्हें क्या किया जाता है, उनके गाने बैन कर दिए जाते हैं या फिर उन पे केस कर दिए जाते हैं। तो पत्री सर कहते हैं कि इतना पावरफुल है हमारा वाक क्षेत्र, इस पे हमें सबसे ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम कुछ भी बोल देते हैं, उसे बड़ी अवेयरनेस के साथ यूज़ करना है। और सही नहीं बोल सकते हो तो चुप रहो, मौन रहो। पत्री सर कहते हैं नहीं तो मौन को पकड़ लो। कोई भी अज्ञानी तुरंत ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अखंड ध्यान साधना की आवश्यकता है। यह जन्म और कर्म का सचमुच है। अब आगे पत्री सर कहते हैं कि ये ज्ञान भी ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन में ही अर्जित कर लेंगे। ये भी प्रोसेस धीरे-धीरे है। धीरे-धीरे ही अब जैसे-जैसे ध्यान साधना करते जाते हैं, पता नहीं सर, अधिकतर पिरामिड, जितने भी पिरामिड मास्टर्स रहे हैं ना, उनको ये हमेशा बोलते थे, कहीं भी कोई कुछ बुरा शब्द, गलत शब्द बोल देता था, तो वो उनके शब्दों को वहीं करेक्ट करते थे, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो। अगर पत्री सर से कोई बोल देता था गुड मॉर्निंग सर, तो वो कहते थे गुड मॉर्निंग क्यों बोला? क्या बाकी मॉर्निंग बैड होती है क्या? फिर अगर पत्री सर से बोलते थे कोई कि पत्री सर कैसे हो आप? पत्री सर बोलते हैं आप क्यों पूछते हो कैसे हो? क्या मैं बुरा दिखता हूँ? क्या मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ? तो इस तरीके से वो बोलते थे कि कंप्लीट अवेयरनेस के साथ बोलो आप क्या बोल रहे हो। पत्री सर सबसे ज्यादा हर एक मास्टर को, जो भी उनके साथ रहे हैं, वो यही कहते थे कि बिल्कुल तुरंत टोक देते थे, अपने वाक क्षेत्र को सही करो, हमेशा अपने मुख से सत्य बोलो, अपनी बातों को ठीक करने को ज्ञान योग कहते हैं, पत्री सर कहते हैं। इस तरीके से पत्री सर हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें अपने वाक क्षेत्र पे कार्य करना है। एक ही क्षेत्र है जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो है वाक क्षेत्र। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। एक मैं और बताना चाहूंगी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची, एक मदर रहती है, कि किस तरीके से वाक क्षेत्र दूसरों पे असर डालता है। वो कहते हैं यहाँ पत्री से नहीं, एक कहानी थी जो मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, कि एक मदर आती हैं, अपनी अपने बिजी स्केड्यूल से फ्री होके घर में आती हैं। अब उसकी बेटी घर में खेल कूद रही रहती है, खेलती कूदती रहती है, और इतने बीच में वो मदर थकी हुई अपने ऑफिस से आती है। अब वो बेटी मम्मी को होता है, मम्मी को के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो अपना सॉन्ग गाती रहती है। इतना में मम्मी तो फ्रस्ट्रेटेड, अपने काम से थकी हुई। अब वो बड़ा अच्छा गाती है, लेकिन उसकी मम्मी क्योंकि थकी हुई है, वो उस टाइम सुनना नहीं चाहती है। तो वो गुस्से में बोलती है, कितना बदसूरत गा रही हो, कितना गंदा गा रही हो, चुप हो जाओ। अब बच्चे मासूम, वो क्या कर लेते हैं, हमारा वो शब्द उसने ले लिया। अब उसने क्या किया, उसको अंदर क्या फील हुआ कि मैं सच में अच्छा नहीं गाती। और धीरे 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 उसने पूरी तरीके से, जब भी उसको गाने का मन होता, नहीं बाबा मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो आगे ट्राई भी नहीं करती है। अब क्योंकि उसके अंदर तो था सिंगिंग का गुण, लेकिन उसकी वो घटना उसे बार बार रोक देती है। धीरे 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 स्कूल में कोई
फंक्शन होते हैं, उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। इस तरीके से उसका धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। वो लड़की धीरे-धीरे शांत होती चली जाती है। किस तरीके से हमारा वाक क्षेत्र दूसरों पे प्रभाव डालता है। इसलिए पत्री सर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें अपने वाक क्षेत्र पे काम करने की ज़रूरत है। आगे कल हम और जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने चक्रों की स्थिति के अनुसार हमारे वाक होते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हुए करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ओवर टू यू शिफाली मैम। तो बहुत बढ़िया, मेरी तो ये प्रिय किताब है। इस किताब को मैंने आई थिंक 4 दिन में शायद 4 बार पढ़ा और मैं इतनी अटक गई। मैंने कहा यार ये किताब कुछ अलग ही कह रही है यार, ये तो बहुत जबरदस्त बात कह रही है। क्योंकि सामान्यतः हमको यही कहा जाता है अपने आचरण पे काम करो, आचरण पे काम करो। अरे आचरण में करें कैसे? ठीक है, तो ये पहली किताब मेरे हाथ लगी जो कह रही है कि भाई इस क्षेत्र में आप क्या कर लोगे, कितना कर लोगे, जो शिफ्टिंग आनी है वो कहाँ आनी है, और अगर ये आचरण ऐसा है तो ऐसा क्यों है, दूसरे का भी अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो ये वाली जो बात थी मुझे तो बहुत छुई। कैसे जब एक आत्मा अनेक मानव शरीर बार बार लेती रहती है तो उसमें एक जर्नी है, इट्स अ जर्नी। तो कोई भी आत्मा जब आएगी तो पहले वो एंजॉय करेगी, खाने को एंजॉय करेगी, सोने को एंजॉय करेगी, कपड़ों को एंजॉय करेगी, ये सारी चीजों को पहले वो एंजॉय करेगी। और फिर धीरे धीरे उसको ले वो तृप्त हो जाएगी, बोलेगी अब ये बहुत हो गया, वो और भी बढ़ ले। तो फिर वो और आगे बढ़ेगी, फिर सोचेगा नहीं सक्सेस चाहिए यार, खाना पीना तो हो गया, सक्सेस चाहिए। सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट का सेंस चाहिए। तो राजसिक दौरा चलता है जिसमें हम अचीव करना चाहते हैं। वो भले भले ही लड़ाई से अचीव करें कि अच्छा करके अचीव करें, सॉफ्टवेयर करके अचीव करें कि कुछ और करके अचीव करें, लेकिन वो एक दौर है जो हम अपने राजसिक गुण को रियलाइज कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो लगता है इससे भी तृप्ति हो गई, फेम भी मिल गया, नेम भी मिल गया, अचीवमेंट का सेंस अचीव हो गया। अब क्या? फिर लगता है नहीं कुछ अच्छा करना है, अपने लिए करना है। तो वहां से अब हम भय रहित, ग्रीड रहित, तो वहां ना लालच हम पे काम करता है ना भय हम पे काम करता है। अब सिर्फ ये कि मैं इसको करना चाहती हूँ इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ। तो अलग अलग कलाओं को सीखना, अलग अलग चीजों को जो हम सीखते हैं उसको सिखाना, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक जर्नी है, मेरे को ये एहसास हो कि जितना हम इसको पहचानते हैं अपने अंदर, उतना हम खुद के प्रति बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। सेल्फ लव, जितना हम उस सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ हैं, उतना हम दूसरों के साथ भी रह पाते हैं। तो मेरे लिए तो दिस इज द ग्रेटेस्ट टेक अवे। और जो दूसरा वाक क्षेत्र का जो बहुत ब्यूटीफुल बात है कि ये जो पावर ऑफ वर्ड्स है, जैसे कृष्ण जी पूरी गीता बताते हैं, वो उनके वाक क्षेत्र से निकली हुई चीज है। जो अर्जुन कह रहे हैं वो उनके वाक क्षेत्र से वो दुख निकल रहा है। लेकिन सत्य किसका भास है? सत्य जो भास रहा है वो तो सत्य वाक से ही होगा। जो भाषा रियलिटी को हमें कन्वे कर सके, यूनिवर्सल लॉज के आधार पे हो, वही लाइफ को बिल्ड करती है। अगर हमने किसी को कह दिया कि भाई तुम सुंदर नहीं हो, तो ये तो एक्चुअली झूठ है। इट इज नॉट पॉसिबल। हर आत्मा ब्यूटीफुल है ही। और सारी जो ये जितने शरीर बने हैं ये तो उसकी क्रिएशन से ही है। नीचे धरती पे जितनी भी चीजें हैं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो बदसूरत है, जो यूजलेस है। तो इन दैट वे ये जो हम वाक कह रहे हैं, क्या वो रियली यूनिवर्सल लॉज पे अलाइंड है?
तो ये जो लाइन है और ये कि ये सारी अब हमको ज्ञान चाहिए जिससे कि हम अपने वाक क्षेत्र को करेक्ट करें। तो सारा जो यूनिवर्सल नॉलेज है, सोल नॉलेज है या अन्य चीजों का नॉलेज है, वो इसलिए चाहिए जिससे कि हमारा वाक क्षेत्र सही हो। हम क्या कन्वे कर रहे हैं एक दूसरे को, खुद को। इसलिए यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना वो लाइन, कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें ठीक नहीं है हमारे वाक क्षेत्र में। कुछ चीजें हम संदर्भ अनुसार कह रहे हैं, कुछ चीजें हम संदर्भ अनुसार नहीं कर रहे कह रहे हैं। कहीं स्पष्टताएं हैं, कहीं हम अस्पष्ट हो जाते हैं। अब ये जितने इन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इन सारी चीजों के लिए हमको नॉलेज चाहिए। तो ध्यान, अखंड ध्यान से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मेरे अंदर शायद ये चीज ठीक नहीं है, और अखंड ध्यान के साथ जो अखंड ज्ञान जोड़ देते हैं, तो वो ज्ञान को हम डाइजेस्ट करके हमारे वाक को ठीक कर पाते हैं। तो ये एक मुझे बहुत सुंदर चीज लगी इसमें। और एक और लाइन है जो बहुत ही ब्यूटीफुल आई है जिस पे मेरा ध्यान गया जब मैं कल वापस पढ़ रही थी, कि हर व्यक्ति ने किस चीज, माने ये दूसरा जो क्षेत्र है वाक क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं। तो बोले ध्यान करना, ये भी वाक क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो मौन रहना, ये मेरी चॉइस है, मौन रहना, आंखें बंद करके बैठ गए, तो ये क्या है, ये मेरी चॉइस है। यहाँ मेरी चॉइस को मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, इसका एक इम्पैक्ट है। तो ध्यान करना। दूसरा श्रद्धा। तीसरा वो कह रहे हैं पड़ोसियों से शिक्षा लेना, पड़ोसियों को शिक्षा देना। ठीक है, अब इसमें लिसनिंग शामिल हो गया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और वो कैसे आएगा, वापस अखंड ध्यान पे आ जाते हैं। जितना हम खुद प्रैक्टिस करते हैं अखंड ध्यान, खुद जितना मौन में रहते हैं, वहां से ये सारी चीजों को हम अपने ही वाक क्षेत्र को और अच्छा कर पाते हैं। तो ये मेरे टेक अवेज रहे हैं आज के लिए। और एक और बहुत सुंदर लाइन है, आप लोग जब पढ़ेंगे, बोले कि हम इतनी सारी चीजें उधार में लेते हैं, अब बुद्धि क्यों नहीं उधार ले लेते थोड़ी। हाँ, हम पैसे तो उधार ले लेते हैं, और तो बुद्धि भी उधार ले लो भाई। आप अपनी बुद्धि के हिसाब से बोलोगे तो क्या ही निकलेगा। सो इट इज बेटर कि आप कृष्ण जी की जो बुद्धि है उसका थोड़ा उधार ले लो, थोड़ी बुद्धा जी की बुद्धि की उधार ले लो, बातें तो सही करो। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, क्योंकि कहीं हम ये भी कहते हैं अलाइन योर सेल्फ टू योर बुद्धि एंड योर एक्शंस एंड योर थॉट्स, बट रियली ये अलाइनमेंट शुरू तो वाक से ही होगा, कि पहले वाक सत्य से अलाइन हो, वो यूनिवर्सल लॉ से अलाइन हो। तो ये बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। और ये तो है ही, हम बार बार ये सवाल ही क्यों पूछते हैं, कैसे हो कैसे हो, व्हाट डू यू मीन कैसे, दिख नहीं रहा है कि ठीक है, व्हाई दिस क्वेश्चन, आज सम इंटरेस्टिंग थिंग ना। ये मुझे लगता है। एनीवेज नाउ जी शिफाली, इस बुक के स्टार्टिंग में जो दिया था ना, कि जो मैंने देखा था, जब आप स्वयं को जान जाते हो, अपने 3 क्षेत्रों को जान जाते हो, तो आप उस पूरे प्रपंच को जान जाते हो। मतलब अब ना हम दूसरों को भी समझ पाएँगे कि वो ऐसा कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? वो ऐसा बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है? ज़रूर अज्ञानता के कारण बोल रहा है। ऐसा कर रहा है, तो वो बेचारा अपने गुणों के कारण ऐसा कर रहा है। तो हम दूसरों को भी समझने लगते हैं। ये जो पत्रिसा ने स्टार्टिंग में कहा, वो चीज़ें आगे कितना क्लैरिटी देती हैं हमको। तो बस ये मुझे ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है, जो स्टार्टिंग में पत्रिसा ने बोली, वो आगे हम दूसरों को कैसे समझ पाएँ। बिल्कुल। तो अब हम सभी लोगों से सुनना चाहते हैं एक एक लाइन में कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा सुनने से। तो मेरे स्क्रीन पे, हाँ शमशाद मैम जी बताइए। हाँ, ये जो बातें हैं ना, ये तो बहुत दिनों से फॉलो हो ही रही थी मुझसे। तो जैसे मेरे घर में ना कई, जैसे मेरे बच्चे बोलते हैं आप उसको कुछ क्यों नहीं कह रही हैं, आप उसको ध्यान क्यों नहीं दे रही, या तो फिर मेरे
जो भाई लोग हैं वो कहेंगे आप अपने बच्चे को क्यों नहीं ध्यान दे रही हो? तो मुझे तो पता है ना कि उनकी क्या जर्नी है, वो क्या तय करके आए हैं और किस रास्ते से कैसे गुजरेंगे। अगर वो गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और अगर मैं उनका हर वक्त हाथ पकड़कर उनको डांटूंगी, हाँ मैं सलाह जरूर देती हूँ कि ये गलत है, नहीं तो यदि उन्हें समझना होगा तो ठीक नहीं, एक बार गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना, गिरेंगे गड्ढे में तब तो उठना सीखेंगे। तो ये चीज गॉड गिफ्टेड तो है ही, शुरू से ही इस चीज में मैं कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर कभी भी नहीं करी, चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे मेरे बच्चे हों। और मैं देखती हूँ, वॉच करती हूँ। और बल्कि मेरा बीच वाला बेटा बहुत जिद्दी था, हर चीज में ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं ना बिल्कुल शांत हो जाती थी। मुझे पता था वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो वो नॉर्मल हो जाता था। तो मुझे तो टेंशन ही नहीं लेनी थी ना, मुझे पता है थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से लाइफ में ये तीनों चीजें जो वाक क्षेत्र हैं और ये सब चीजें पहले से अंदर से जैसे गॉड गिफ्टेड मिला ही था ये चीज। तो कभी भी कोई चीज को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, क्योंकि ये चीज समझ थी कि हाँ ये जो कर रहा है ये फिर वापसी से अपने खुद लाइन में आ जाएगा, अपने सही रास्ते पे अपने आप ही आ जाएगा। ये अभी इसका वो वहां तक स्थिति आई नहीं है कि वो उस चीज को समझे और कर सके। इसलिए हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ना ही जजमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अपनी लाइफ है, अपनी जर्नी है और वो उसी हिसाब से करेगा और जिस लेवल की सोल होगी उसी हिसाब से वो वर्क करेगी। तो आज ये वाक क्षेत्र से यही समझ में आ रहा है कि जो नॉलेज मिल रहा है वो बिल्कुल सही दिया जा रहा है, बिल्कुल सही पत्री सर ने हर चीज डाली है, चुन चुन के एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ डाली है इस बुक में। थैंक यू। थैंक यू। अब शरद मामा आप कुछ शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था कि जब बच्चे छोटे होते हैं और हम उन्हें कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो अभी मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि उनकी अपनी जर्नी है लेकिन हमारी भी अपनी जर्नी है, हम भी उन्हें सिखा रहे हैं। लेकिन आप कैसे देख सकते हो जब बच्चा आपके सामने गलत कर रहा है, तो वहां पे जो पत्री जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भी बता दिया, अर्जुन को भी बता दिया, आपको सत्य बताना है, बाकी उसकी अपनी जर्नी है, पर आप सत्य बता दो, बस इतना काम कर दो। लास्ट में बोल दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु, बिल्कुल। जैसी इच्छा है अब तुम वो करो। हाँ मम्मी, बताओ। देखो, मेरा आज का टेक अवे ये है कि ध्यान तो है ही, पर इन्होंने ज्ञान को भी उतना ही इक्वल वेटेज दिया है। और आज की डेट में ज्ञान लेने का तरीका इतने इतने प्रकार से आ गया है, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। पुस्तकें तो बहुत पहले से हैं ही, वो भी टेक्नोलॉजी है ना। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी पुस्तकों का भंडार है हमारे पास। तो अगर हम देखें कि बच्चे रीडिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि एक काम जो हमको करना है एज एल्डर्स, कि अच्छी पुस्तकों का कलेक्शन हमारे पास हो और हम बच्चों को सप्लाई करते रहें। उनको रीडिंग अभ्यास जितना जल्दी डालेंगे, है ना, उतना बढ़िया होता है। और मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में समहाउ ये रीडिंग का बहुत ज़्यादा था, और इतना ज़्यादा था तो उसमें सिलेक्शन ऑफ बुक्स, क्योंकि मेरी खुद की बहुत ज्ञान की प्यास थी, तो मैं बुक लिटरली समझ जाती थी कि ये बुक पढ़ने लायक है, पढ़वाने लायक है। एंड क्योंकि शेफाली जो है, मुझे याद है एक टाइम पे ये अपने स्कूल से आई ये कहती हुई कि मेरे को तो हिंदी नहीं आती है, ऐसा मेरा टीचर बोल रही है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, मतलब वो थोड़ा और ऊपर से कहीं से बात कर रही होगी। तो मैं थोड़ा सोच के बोली कि भाई हैदराबाद में थे हम लोग, है ना। तो मैंने कहा मगर हिंदी तुमको आना तो चाहिए, बिकॉज इट इज़ योर मदर टंग, है ना। वो टीचर ठीक है, मतलब वो सही बोल रही हैं कि तुमको मदर टंग तो आना ही चाहिए। तो ये कन्विंस हो गई तुरंत, इसने कहा हाँ। तो फिर उस दिन हमारा निर्णय ये हुआ कि बढ़िया हिंदी की किताबें तुम पढ़ोगे, और इस लेवल तक अब हिंदी होनी चाहिए कि ये नहीं बोल पाओ लाइफ में कि ये बुक मुझे समझ नहीं आ रही हिंदी की। ये हमारा उस दिन तय हुआ।
एंड समहाउ मैं उन दिनों बहुत किताबें पढ़ रही थी। तो ये ऐसी घटना उस समय घटित हुई कि मेरे को पता था कि मुझे अब इसे बुक सप्लाई करनी है, और मैं इसे बुक पढ़ने को देती थी, और ये बुक पढ़ के 2 बार कई बार बोलती थी ये बुक नहीं पढ़ रही मैं, बोरिंग। पता नहीं मैंने वहाँ बिल्कुल इसको इंटरवीन नहीं किया, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट माय हैबिट नॉट टू इंटरवीन, मैं करती हूँ। पर उस जगह मैंने कहा नहीं ठीक है, डोंट, ओके दैट नाउ यू रीड दिस बुक, नाउ यू रीड दिस बुक। तो इसने कोई बुक सेलेक्ट करी, कोई नहीं करी, और पेशेंटली इसने इतना बढ़िया काम अपने ऊपर किया कि 6 महीने में इसका हिंदी के प्रति लगाव हो गया, एनी स्टाइल ऑफ हिंदी। और नेक्स्ट ईयर समर में इसने खुद से इंग्लिश का प्रयास किया कि अब मैं कोई भी इंग्लिश पढ़ के समझ लूँ, ये प्रयास इसने खुद से किया था। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ज्ञान की इतनी बढ़िया चीज़ें उपलब्ध हैं, किसी एक टाइम पे मुझे लगता था नहीं है, मुझे बहुत डाउट आते थे, लेकिन पत्री जी ने वो डाउट को सब क्लियर कर दिया, है ना? तो इस ज्ञान के साथ हम पुस्तकें बच्चों को दें, और बच्चों में रीडिंग हैबिट डालें, और हम बड़े भी पढ़ें। तो केवल ध्यान से ज्ञान होने के लिए तो वो समाधि वाली स्थिति चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये अगर जन्म हमारा आखिरी हमको बनाना है, तो उतनी स्पीड से हमको किताबें भी पढ़नी है, खाना पीना बहुत हो गया, है ना? अब इससे ऊपर उठे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और कोई अपनी टेक अवे शेयर करेंगे? जस्ट वन लाइन प्लीज, संदीप भैया। मेरे को एक डाउट पूछना है, वो जो ध्यान करते हुए हाथों को जोड़ते हैं वो किस तरह से, कोई उसका स्पेसिफिक है या कैसे भी? लाइक दिस, और गोदी में रख लिया फिर। अंगूठे का कोई जोड़ना, मुद्रा उद्रा का तो कुछ नहीं है ना? कोई मुद्रा नहीं, गॉट इट, गॉट इट। कंफर्टेबल। ठीक है, ठीक है। और आज का सेशन अच्छा रहा। मेरा ध्यान इस बात पे गया कि वो जो गुणों के हिसाब से हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, वो वाली बात मैं उतना नहीं कर पाता था। अब थोड़ा ध्यान जाने लगा है कि सब, हर सोल की अपनी जर्नी है, हर मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के हिसाब से, निर्गुण के हिसाब से। फोर्सफुल तो आई हैव बीन ट्राइंग बच्चों में कि ऐसे करना है, यही करना है, जबकि थोड़ा सा एक टाइम के बाद लेट गो वाला। तो ये मतलब अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के बोलूँ तो ये सारी जो चीज़ है ना, ये काफ़ी एक्शनेबल दिखती है और पॉसिबल दिखती है कि हाँ, इसमें यही चीज़ है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, बिकॉज़ यही हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम है। और थोड़ा-सा रिलीविंग ये सुन के लगा कि ठीक है, थॉट लेवल पे ऊट-पटांग हम कर सकते हैं विचार, बट उसको लेके उतना गिल्ट में नहीं जाने की ज़रूरत है। ये थोड़ा-सा रिलीविंग लगा। बस इतना ही। मयंक जी। ये थोड़ा बहुत वॉक क्षेत्र की तरफ जाने की कोशिश ध्यान है, लेकिन मन में काफी सारे प्रश्न हैं। मतलब अगर वाक क्षेत्र ठीक हो गया तो फिर ये क्या ज्ञान का चिन्ह है? बहुत सारे लोग सत्य के ज्ञान की बात करते हैं, तो क्या वो मतलब क्या आदमी शांति में है? क्या यही सब है? मतलब आगे सब कुछ आएगा? मतलब तो सिर्फ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हैं, आगे शायद क्लियर होंगे। बहुत बढ़िया। अगर रुचिका यू वांट टू आंसर इट, यू कैन आंसर इट, या फिर उनका क्लियर क्वेश्चन सर आप प्लीज फिर से रिपीट करेंगे? मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ सत्य की बात करते रहे, सत्य सत्य पढ़ लिया, जान लिया, सत्य की बात करते रहे, तो उससे क्या क्या हम ज्ञानी हो गए? मतलब क्या हमें मुक्ति हो गई? पति सर ने कहा ना, ये ज्ञान अर्जित करने की भी एक प्रोसेस है, धीरे धीरे। एकदम से ज्ञान तो बढ़ेगा ही नहीं, एकदम से किसी का भी ज्ञान नहीं बढ़ता है। बीच में उन्होंने बताया कि ये एक प्रक्रिया है जो धीरे 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 बढ़ेगी, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, आप अपने अंदर चेंजेस फील करोगे। जैसे कि मैंने क्या फील किया, जो लोग मुझे परेशान करते थे, जब जिनके लिए मैं सोचती थी ये इन्होंने मेरे साथ गलत किया, जब मैंने किताब पढ़ ली सोल प्लान,
तो मैंने जाना कि इन लोगों को मैंने ही तो अपने जीवन में प्लान किया है। इनसे मुझे ये पेशेंस सीखना है। वो मुझे ये चीज़ सिखाने के लिए मैंने उनको अपने जीवन में लाई हूँ। अब जब ये ज्ञान आ गया, तो जो शिकायत थी मेरी उनको लेके, वो खत्म हो गई। अब जब शिकायत खत्म हो गई, तो धीरे-धीरे शांति आ गई। तो ये एक प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारे अंदर चेंजेस आते जाते हैं। आई होप आई क्लियर्ड योर आंसर। बढ़िया। क्वेश्चन थैंक यू। विदाउट ठीक है। और कौन शेयर करेंगे? ज्योति आंटी, उषा मैम भी है, ख्वाजा दीदी, रजनी मौसी। आज का टेक अवे ये रहा कि इफ भी हम फिजिकलिटी से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो हमारा वाक जो है हमारे अंदर, एक्चुअली फिजिकलिटी मतलब क्या, भी मतलब सीधा रूप रंग से हम थोड़ा उठेंगे ऊपर, सोल कॉन्शियसनेस आ जाएगा ना, तो अवर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बहुत क्लियर हो जाएगा एंड विल बी एबल टू कन्विंस अदर्स। कन्विंस नहीं, हम जो भी बातें बताएंगे वो उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो सत्य जो आप कह रहे हैं, सो दैट विल ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो एनर्जी, दे कैन फील द दिस थिंग। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस थिंग इज दैट हमको अपने को आत्मा समझना है एंड दैट शुड बिकम अ नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जब भी मैं मतलब कुछ भी टेंशन आ जाता है, जरा भी रिएक्टिव, कि इमीडिएटली ना आई गो इनटू मेडिटेशन, ध्यान 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, देन आई फील दैट सम कॉस्मिक एनर्जी इज ऑलवेज देयर, हमारे साथ है, communicating that you are nothing, you are not this body, you are a soul. तो उस मतलब that practice is very much needed. Once वो practice pattern will change the thought pattern, then our whatever we say, it will turn into flying colors. That is my बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई शेयरिंग करेंगे? रजनी मौसी, बड़ी स्माइल आ रही है, कह दो अब। मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है कि वाक क्षेत्र आज ही मैंने सुना कि अपने गुणों के आधार पर आप होते हो, जो जिसका जैसा प्लान होता है वैसा वो करता है। तो चलो थोड़ा सा तो रिलीफ मिला कि कुछ ठीक ही चल रहा है। वैसे मैं बोलने से पहले बहुत ध्यान रखती हूँ, मेरा कुछ है इस पर अपना कमांड कि मैं कम बोलूं और जितना है ठीक है, बस ज्यादा उसको कोशिश करती हूँ कि अंदर ही समझूं। और बाकी ये जो रुचिका जी जो पढ़ते हैं, बिल्कुल ये लाइन टू लाइन ऐसा कनेक्ट करते हैं और इतना सुंदर बोलते हैं वो, बिल्कुल अंदर तक जाता है वो। बाकी हमारी अपना ज्ञान है, अपना ध्यान है कि हम उसको कैसे करें, वो बहुत सुंदर बताते हैं। ये है, बाकी बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? मीनाक्षी जी करके हैं, उषा मैम, सपना दीदी, लीना जी। ठीक है। जी। शेफाली, सबसे जी। पहले तो थैंक यू ग्रुप में बताने के लिए। मैं तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आप जो ये हमें बड़ा आसान रास्ता बता रहे हैं कि हाउ टू एक्सेप्ट पीपल। हम जजमेंटल होते हैं, मोस्टली होते हैं, लेकिन आपकी ये सब बातें सुन के ऐसा बताया जा रहा है कि वी शुड नॉट बी जजमेंटल, तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यही कहती हैं कि अपने को चेंज करना है, बाकी जो हो रहा है वो हमारे सबके पास अपने अपने गुण, किस समय कौन सा गुण ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है, उसके अनुसार वो अपने एक्शन करते हैं। तो वी नीड टू एक्सेप्ट देम, इट मेक्स थिंग्स इजी फॉर अस। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि हमें क्या हमें चाहिए दूसरों से, तो दूसरों से ना एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को में ढालना बहुत बहुत
बहुत सुंदर शेयरिंग। थैंक यू। हर एक व्यक्ति के यहाँ प्रेजेंस से ये चीज बहुत सुंदर और बहुत एनरिच हो रही है, बहुत सुंदर। जितना हम एक्सप्रेस करेंगे ना, उतना क्या बोलते हैं, स्कोप बनता है कि वो खुशी को हम शेयर करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, और कोई शेयरिंग करेंगे या शैल आई क्लोज? ठीक है, तो चलिए आज का दिन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, कल हम वापस मिलेंगे। सो सभी को नमस्ते, कल मिलते हैं फिर से। बाय बाय। नमस्ते Thank सभी you. को, बाय। Thank you to everybody. Thank you. थैंक यू।